गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के बायो का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो बायोलॉजी था, क्लास 10th का जो बायो है उस बायो का तीसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, परिवहन। तो आज हम लोग एक तीसरा चैप्टर जिसका नाम है परिवहन उसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 में पोषण, चैप्टर 2 में श्वसन, दोनों चैप्टर में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा कि अगर कोई भी जीव भोजन लेता है तो उस भोजन को पाचन के बाद वो अपने शरीर में ग्लूकोज के रूप में उसे परिवर्तित कर लेता है, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर लेता है। जब वो ग्लूकोज टूटता है तो उस टूटने के बाद वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज जो आपने लिया, ग्लूकोज कौन था, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। आपने क्या किया, इस ग्लूकोज को तोड़ करके इसे ऊर्जा में परिणत कर लिया। एकदम अच्छे से आप समझेंगे तीसरे लेक्चर को। आपने क्या, आपका शरीर ने क्या किया, ग्लूकोज को तोड़ करके उसे किस में बदल लिया, तो आपके शरीर ने उसे बदल लिया किस में, तो ऊर्जा में। आपके शरीर ने उस ग्लूकोज को बदल किस में दिया, तो ऊर्जा में। आपका शरीर ने इस ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित कर चुका है। और ये ऊर्जा आपके शरीर में किस रूप में है, तो ये है आपके शरीर में एटीपी के रूप में, अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में आपके शरीर में ये ऊर्जा है। अर्थात ये जो एटीपी है ये क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिस ऊर्जा को हमारा बॉडी एक्सेप्ट करता है। अब ये बॉडी में ऊर्जा बन चुका है। अब क्या करना है इस चैप्टर में, आपके बॉडी में जो ऊर्जा बना है उस ऊर्जा को शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाना है, शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाना है। और इसी पहुंचाने की प्रक्रिया का नाम है परिवहन। शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसी उत्पन्न ऊर्जा को शरीर के अलग अलग अंगों में, शरीर के अलग अलग भागों में, शरीर के अलग अलग कोशिकाओं तक जो पहुंचाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का नाम क्या है, परिवहन। वहाँ तक जो पहुँचाने की प्रक्रिया है उसी पहुँचाने की प्रक्रिया का नाम क्या है, उसी का नाम है परिवहन। तो आपने क्या देखा कि इस हम लोग का काम क्या है, इस बने हुए ऊर्जा को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुँचाना। और हमारे शरीर में इस परिवहन के लिए एक अंग दिया गया है, इस परिवहन के लिए एक वे बना हुआ है, एक तंत्र बना हुआ है। और उसी तंत्र का क्या नाम है, उसी तंत्र का नाम है परिवहन तंत्र। उसी तंत्र का क्या नाम है, परिवहन तंत्र। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे परिवहन तंत्र के बारे में। ये परिवहन एक कोशिकीय जीव में भी होता है, एक कोशिकीय पौधा में भी होता है, बहुकोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय पौधा में भी होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जंतु में परिवहन किस प्रकार का होता है। तो जंतु में परिवहन का मुख्य उदाहरण हमारे सामने होता है मानव में परिवहन की। मानव में परिवहन किस प्रकार से होता है, मानव में परिवहन का साधन क्या क्या है, मानव में परिवहन के लिए किन किन अंगों को शामिल किया गया है, ये परिवहन तंत्र का निर्माण किन किन अंगों के मिलने से हुआ है, और वो परिवहन तंत्र किस प्रकार हमारे शरीर के सभी प्रोसेस को, सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखता है। आज हम लोग इसी बारे में स्टडी करते हैं। और हमारे सामने आज बायो का तीसरा लेक्चर है जिसका नाम है परिवहन। तो आज हम सभी लोग मिल करके, आप और हम मिल करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है परिवहन तंत्र। पहली बात। दूसरी बात, हमारे परिवहन तंत्र में जो मानव में परिवहन है, मानव में परिवहन संपन्न होने के लिए कुछ भाग हैं, कुछ प्रोसेस है, उनके कुछ व्यवस्था हैं जिस व्यवस्था के द्वारा तंत्र का निर्माण होता है। तो सबसे पहली बात कि मानव में जो परिवहन तंत्र बनता है, क्या बोले, मानव में जो परिवहन तंत्र बनता है उस परिवहन तंत्र में कुछ व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। जैसे मानव के परिवहन तंत्र में सबसे पहले होता है रक्त, उसके बाद होता है हृदय के बाद होता है आपका रक्त हो गया, हृदय हो गया, उसके बाद धमनी के बाद सीरा और सीरा के बाद रक्त कोशिका। ये सभी चीजें मिल करके एक तंत्र का निर्माण करता है जिसका नाम है परिवहन तंत्र। क्या बोले, हमारे शरीर में रक्त,
हृदय, धमनी, शिरा और कोशिका, ये सभी मिल करके एक तंत्र का निर्माण करता है, जिस तंत्र का नाम क्या है? परिवहन तंत्र। क्या बोले? हमारे शरीर में रक्त, हृदय, धमनी, शिरा और कोशिका, ये सभी मिल करके एक तंत्र का निर्माण करता है, उसी तंत्र का नाम क्या है? परिवहन तंत्र। आपसे मेरा नम्र निवेदन ये है आज भी कि आप मेरे लेक्चर के हर एक लाइन को अपनी कॉपी में नोट के रूप में लिखिए, स्टार के रूप में लिखिए। आपसे मेरा ये नम्र अनुरोध है। ओके, तो रक्त, हृदय, धमनी, शिरा और कोशिका, ये सभी मिलकर के क्या बनाता है? ये बनाता है परिवहन तंत्र बनाता है। अब जरा देखेंगे, सबसे पहली बात हम लोग इन सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आप समझिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे धमनी। सर, धमनी का मतलब होता है हमारे शरीर की वैसी कोशिका या वैसे नली या वैसे ट्यूब जिससे होकर के धौ से धमनी, धौ से शुद्ध, ऐसा मान लेते हैं, तो वैसा ये वैसा ट्यूब है, वो हृदय से निकलने वाला वैसा ट्यूब है जिससे शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जिससे किसका प्रवाह होगा? शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। अच्छे से समझना है। हमने क्या कहा? धमनी किसे बोलेंगे? तो हमने कहा धमनी वैसी नली होती है, वैसा ट्यूब होता है जिससे किसका प्रवाह होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ओके, दूसरी बात, दूसरा टर्म है शिरा। अब आप समझ गए होंगे कि शिरा वैसे ट्यूब है जिससे अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किसका? अशुद्ध रक्त का जिससे प्रवाह होगा उसे क्या बोलेंगे? शिरा बोलते हैं। उसके बाद क्या है? कोशिका। कोशिका का मतलब होता है कि शरीर रक्त कोशिका। सर, रक्त कोशिका 3 प्रकार का होता है, आप सुने होंगे। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग रक्त बिंबाणु कहते हैं, जिसको हम लोग रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या हो गया? प्लेटलेट्स। इसके बारे में बात करेंगे। ये रक्त कोशिका है। उसके बाद है आपका रक्त। रक्त जो है हमारे शरीर में ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक स्रोत है, एक माध्यम है। रक्त जो है हमारे शरीर में ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ओके, और दूसरी बात, ये जो रक्त है, ये रक्त ये सब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। रक्त को हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त को क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं, क्योंकि यह शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ता है, ऊर्जा के द्वारा कनेक्ट करता है, ऊर्जा को पहुंचाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? संयोजी उत्तक है। तो ये सभी चीज मिल करके किसका निर्माण करता है? परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। हम लोग फिर से हर एक टर्म को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन है? हृदय। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली हृदय का। सबसे पहले हमने किसके बारे में जानना है? रक्त के बारे में, उसके बाद हृदय के बारे में, धमनी के बारे में, शिरा के बारे में, कोशिका के बारे में। तो धमनी क्या है? वैसे ट्यूब या वैसे नली जिससे शुद्ध रक्त का प्रवाह होता हो। शुद्ध रक्त कहते हैं वैसे रक्त जिसमें O2 उपस्थित हो। O2 मतलब ऑक्सीजन लेके जाने वाले रक्त को हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। और जाने के बाद शुद्ध रक्त क्या करता? ये शुद्ध रक्त क्या करता है? O2 को जब ये फेफड़ा में पहुंचता है तो वहां पे जाकर के, आपको बताए थे कि ब्रोंकियोल्स में रक्त कोशिका होती है, ये रक्त वहीं रक्त कोशिका में जाकर के अपना O2 डोनेट कर देता है फेफड़ा को, और फेफड़ा जो उधर से CO2 लाया है उसको एक्सेप्ट करके फिर हृदय की तरफ चल देता है। अर्थात हृदय का काम एक ही होता है कि उसके अंदर में जो रक्त है उसको वो प्रेशराइज करे, उस पर एक प्रेशर मेंटेन रखे, और उस प्रेशर के द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों में रक्त का जो प्रवाह है वो सुचारू रूप से होता रहे। ये काम है मुख्य रूप से हृदय का। तो उसके बाद अशुद्ध रक्त किसे बोलेंगे? जिस रक्त में CO2 की मात्रा हो उसे क्या बोलेंगे? अशुद्ध रक्त। तो रक्त कितने? रक्त, धमनी और शिरा। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा के द्वारा कौन होगा? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी के द्वारा कौन प्रवाहित होगा? शुद्ध रक्त, और शिरा के द्वारा कौन? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कंप्लीट। अब हम लोग शुरू से जरा सा देखेंगे। सबसे पहला स्टार आपके सामने है रक्त, इसी को बोलते हैं ब्लड। हमने क्या कहा? ये जो है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का साधन है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का साधन है। दूसरा, रक्त को हम लोग कहते हैं संयोजी उत्तक। रक्त कैसा उत्तक है? तो रक्त संयोजी उत्तक है। मतलब ये एक टर्म को, एक उत्तक को दूसरे उत्तक के साथ क्या करेगा? ऊर्जा के माध्यम से दोनों को जोड़ता है। रक्त का पीएच जो है वो 7.4 होता है,
इस 7.4 का मतलब रक्त कैसा होगा, तो रक्त क्षारीय होता है। कंप्लीट। उसके बाद रक्त में जो है, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होते हैं ठोस और एक होता है द्रव। एक कौन हो गया, ठोस, और एक कौन हो गया, द्रव। क्या बोले, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो एक हो गया ठोस और एक हो गया द्रव। ये जो द्रव भाग है इसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। हमने क्या बोला, ये जो द्रव भाग है इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। रक्त में जो है प्लाज्मा लगभग 55% होता है। किसी भी रक्त में आधा से अधिक प्लाज्मा होता है। क्या बोल रहे हैं, आधा से अधिक क्या होता है, प्लाज्मा होता है। किसी भी रक्त में आधा से अधिक कौन होगा, प्लाज्मा होगा। और ये जो प्लाज्मा है ये पीला चिपचिपा द्रव होता है। कैसा, पीला चिपचिपा द्रव होता है। कौन, पीला चिपचिपा द्रव होता है। किसमें, प्लाज्मा में। और ये कितना होता है, 55%। इस प्लाज्मा का 90% भाग जो है वो जल होता है। क्या बोले, इस प्लाज्मा में मतलब कि अगर खून है, खून का आधा, लगभग आधा, 55 को हम लगभग आधा पढ़ते हैं, लगभग आधा प्लाज्मा मतलब द्रव भाग और लगभग आधा ठोस भाग। उस आधा का 90% जल, उस आधा का 90% जल, 7% खनिज, 7% खनिज और 3% प्रोटीन विटामिन। प्रोटीन विटामिन, क्या बोले, 7% कौन होगा, खनिज। और उसके बाद ये जो आपके पास प्लाज्मा है उसमें क्या क्या होता है, उसमें बोले जल होता है, खनिज होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है, ये सभी। साथ में अकार्बनिक पदार्थ भी होता है। अकार्बनिक पदार्थ भी प्लाज्मा में, अकार्बनिक पदार्थ भी होता है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे, तो अकार्बनिक पदार्थ जैसे का मतलब हो गया, जैसे आपके पास शरीर में आपका आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, सोडियम है, ये सभी आपके शरीर में उपस्थित है। तो ये सभी भी किस में होता है, रक्त के किस भाग में, तो प्लाज्मा में ये सभी भाग उपस्थित होता है। किस में उपस्थित है, प्लाज्मा में उपस्थित होता है। आप देखेंगे इसी में आपका ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज भी इसी में होता है, वसा भी इसी में होता है। किसमें, प्लाज्मा वाले भाग में, रक्त के प्लाज्मा वाले भाग में ये सभी पदार्थ मौजूद होता है। अब देखेंगे रक्त का जो ठोस भाग है ये 3 भाग में बटा होता है। ये जो रक्त का ठोस भाग है ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये आपका 3 भागों में बटा होता है। एक सेकेंड, आपका जो रक्त है उसमें ये सभी जो पदार्थ हैं वो कितने भागों में बटा होता है, तो वो 3 भागों में बटा होता है। ये 3 भाग में, तीन भाग में बटा होता है। कौन कौन, जरा देखिएगा। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। इसी को रक्त बिंबाणु भी कहते हैं, इसी को रक्त बिंबाणु भी। पहला कौन हो गया, आरबीसी। यहाँ पे जगह कम है, हम बोलेंगे अधिक और लिखेंगे कम। आप सब लाइन टू लाइन लिखेंगे प्लीज। हमने क्या कहा, ठोस भाग में 3 चीज है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रक्त का जो ठोस भाग है उसके 3 चीज है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन हो गया, प्लेटलेट्स। ओके, ये जो आरबीसी है इसका नाम है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स, यह है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और यह प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। रेड ब्लड का कार्पल्स का मतलब लाल रक्त कोशिका, ये श्वेत रक्त कोशिका, और ये क्या है, प्लेटलेट्स है। ओके, आप देखेंगे ये जो लाल ब्लड कार्पल्स है इसका एक नाम है, इसका नाम है आपका, ये जो है इसका एक नाम होता है, इसका नाम है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है इसका, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। ये जो दूसरा है डब्ल्यूबीसी, इसका नाम है ल्यूकोसाइट। ये जो डब्ल्यूबीसी है उसका नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। और ये जो प्लेटलेट्स है उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। कंप्लीट, प्लेटलेट्स का नाम क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट। ओके, अब देखेंगे ये जो आरबीसी है, ये जो आपका आरबीसी है, ये आरबीसी रक्त में O2 को प्रवाहित करवाता है। आरबीसी ही रक्त में O2 को प्रवाहित करवाता है। इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में लोहा का अंश होता है, और इसी कारण हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। क्या बोले, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
केंद्रक पूछेगा आपसे, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, उसमें केंद्रक पाया जाता है। कंप्लीट। ये जो आपका डब्ल्यूबीसी है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए इसका रंग कैसा है, डब्ल्यूबीसी मतलब इसका श्वेत रंग है। दूसरी बात, ये जो आपका डब्ल्यूबीसी है इसमें केंद्रक नहीं होता है, क्या बोले, इसमें केंद्रक नहीं होता है। और ये जो आपका डब्ल्यूबीसी है ये बॉडीगार्ड है, शरीर का बॉडीगार्ड इसी को कहते हैं। शरीर का बॉडीगार्ड किसे कहेंगे, डब्ल्यूबीसी को। ये जो है ये जीवाणु विषाणु से लड़ता है। डब्ल्यूबीसी क्या 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 बोल रहे हैं, जीवाणु विषाणु से लड़ता है। कौन लड़ता है, डब्ल्यूबीसी। मतलब ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षक बनाता है, ये हमारे शरीर में एंटीबायोटिक्स बनाता है, अर्थात ये शरीर को प्रतिरक्षक बनाता है, मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो हमारा शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है, शरीर का वृद्धि कम हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में खून कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम है तो आरबीसी कम हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। इससे शरीर में जो है वो क्या 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 बोले, इसमें शरीर में जीवाणु विषाणु से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और अगला क्या है, अगला है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मुख्य कारण है कि जब कभी भी कटता फटता है तो उसमें से जब ब्लड निकलता है तो ब्लड जैसे ही बाहर आता है तो वो जम जाता है, जम करके वहाँ पे जो कट है उसको ढक देता है, जिस कारण से फिर नया ब्लड नहीं निकलता है। मतलब रक्त को शरीर से अधिक मात्रा में बाहर ना निकले, उससे रक्षा कौन करता है, प्लेटलेट्स। उससे रक्षा कौन करता है, प्लेटलेट्स। आप जानिए अगर किसी को डेंगू हो जाता है, उस डेंगू की वजह से हमारे खून का प्लेटलेट्स जो है, हमारे खून का प्लेटलेट्स कम हो जाता है, लगभग खत्म हो जाता है। इसलिए कहीं कट लगा तो उसका शरीर का ब्लड जो है वो सारा ब्लड बाहर निकल सकता है, अर्थात रक्त के जमने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाता है। हमारे अंदर जो रक्त है उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। बहुत सारे अभी के समय में बहुत सारे ऐसे मशीन को बनाया जा चुका है मेडिकल साइंस में, जो मशीन रक्त के तीनों भाग को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी को अलग अलग कर सकता है। अगर किसी को हेमोग्लोबिन की आवश्यकता है, किसी पेशेंट को, मतलब एक आदमी रक्त डोनेट किया, आप समझिए उससे 3 आदमी की रक्षा की जा सकती है, क्योंकि रक्त देने वाले हमारे देश में कम है, पूरे विश्व में ही कम है। तो क्या हो गया कि आरबीसी, जिसको हेमोग्लोबिन कम है उसके शरीर में आरबीसी चढ़ा देगा, जिसके अंदर प्रतिरक्षक कम है उसको डब्ल्यूबीसी चढ़ा देगा, जिसके अंदर प्लेटलेट्स कम हो गया उसको प्लेटलेट चढ़ा देगा। इस तरीके से 1 यूनिट ब्लड से 3 आदमी की रक्षा की जा सकती है, तीनों को अलग अलग करके। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरी बात हम लोग ये जानेंगे कि ये जो आपका डब्ल्यूबीसी है उसमें क्या बोल रहे हैं, उसमें केंद्रक नहीं होता है। और तीसरी बात हम लोग ये जानेंगे, प्लेटलेट जो है अगर हमारे शरीर में कहीं कट हो जाए तो खून को थक्का बनाने में मदद करता है, कौन, प्लेटलेट्स। अब दूसरी बात, हमारे शरीर के अंदर जब ब्लड फ्लो करती है तो वह जमता नहीं है, वो थक्का नहीं बनाता है। उसका कारण ये है, हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है हिपेरिन। क्या नाम है, हिपेरिन। एक तत्व है जो खून में पाया जाता है, और उस हिपेरिन में विटामिन के होता है। उस हिपेरिन में विटामिन के होता है जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने या थक्का बनाने से रोकता है। कौन, हिपेरिन। हिपेरिन नामक जो विटामिन के है वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। कंप्लीट। अब देखेंगे उसके बाद हम देखा क्या गया कि प्रकृति में ब्लड, आप देखे होंगे किसी का ब्लड ए है, किसी का बी है, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव है। उसी आधार पर ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप को 4 भाग में, ब्लड ग्रुप कितने भाग में, ब्लड ग्रुप को 4 भाग में बांटा गया। बस 4 ही होता है ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। कितने हो गए, 4। लेकिन एक टर्म होता है जिसका नाम है RH फैक्टर। क्या नाम है, RH फैक्टर। और ये जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में बताए थे लॉर्ड लेंडर के नाम के साइंटिस्ट थे, जो इस बारे में हम लोग को बताए थे। तो ये RH फैक्टर के आधार पर, RH फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप को प्लस और माइनस में बांटा गया। ब्लड ग्रुप रियली में कितने हुए, 4, और RH फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप को प्लस और माइनस में बनाया गया। इसीलिए ब्लड ग्रुप होता है A+, B+, AB+, O+, या A-, B-, AB- और O-। ठीक है। इसीलिए ये जो आपका AB है, AB वाले को हम लोग सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है। और ये जो O है, O को हम लोग सर्वदाता कहते हैं।
अर्थात ये सबको ब्लड दे सकता है लेकिन सबका ले नहीं सकता, लेकिन सर्वग्राही सबका ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता। तो ये है आपका ब्लड ग्रुप। तो हम लोग किसको डिस्कस किए? हमारे शरीर में जो रक्त है, हम लोगों ने उन रक्त के बारे में कुछ स्टडी किया। रक्त के बाद इस रक्त पे जो प्रेशर बनाता है उसका नाम है हृदय। क्या नाम है उसका? हृदय। रक्त पर जो प्रेशर बनाता है उसका नाम है हृदय। अब हम लोग अगले टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हृदय के बारे में। तो देखिए हृदय क्या है, हार्ट क्या है और हार्ट का फंक्शन क्या है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट क्या है और हार्ट का फंक्शन क्या। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे रक्त के बारे में खूब अच्छे से समझे होंगे और उसका नोट्स तैयार किए होंगे। आप लोग अच्छे से समझे होंगे और उसका एक अच्छा सा नोट्स तैयार किए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला स्टार है आपके सामने, हृदय। अगला हम लोग हेडिंग स्टार्ट करेंगे हृदय। ये है आपका हार्ट। देखेंगे इसको डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं, आप जरा समझिएगा, बहुत कुछ यहाँ पे आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हार्ट का फोटो बनाएंगे और फोटो बनाने के बाद उस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फोटो बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आप तो हृदय, हृदय कैसा होता है? सबसे पहली बात कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मानव हृदय। मानव में परिवहन हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो है मानव में परिवहन। देखिए मानव में परिवहन कैसे होता है। सबसे पहली बात कि मानव हृदय का जरा सा हम लोग फोटो बनाते हैं, आप डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा आप बचपन में इस प्रकार से दिल बनाते थे, हार्ट मतलब दिल। बचपन में इस प्रकार से आप क्या करेंगे, दो दिल बना लो, एक दिल ऊपर बना लो, एक दिल नीचे बना लो। दो दिल हो गया, ये दो दिल हो गया, दोनों दिल ऐसे आप बना लेंगे। ये जो भाग है ये वाला, ये है आपका डिवाइडर, पार्टीशन, अर्थात ये हृदय को दो भाग में बांटता है। हृदय को दो भाग में बांटता है। हृदय अगर हम ऐसे पढ़ाते हैं तो हृदय पीछे में नहीं है, इसीलिए आप दायां बायां इधर से नहीं कहें। हृदय यहाँ पे है अग्रभाग में, रियल में, या ऊपर से जो चेस्ट है, यहाँ जो फेफड़ा है, फेफड़े के पीछे में हृदय है, जिसका जो हमारे बीचों बीच नहीं है बीचों बीच, लेकिन उसका अधिक भाग लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। उसका अधिक भाग जो है वो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। इसीलिए एक लोग फिल्म में बहुत सारे डायलॉग बनते हैं कि दिल हमेशा लेफ्ट में होता है लेकिन ऑलवेज राइट होता है। दिल हमेशा लेफ्ट में होता है लेकिन ऑलवेज राइट होता है, मतलब वो सही डिसीजन देता है आपको अगर आप दिल से सोचते हैं। इसीलिए आप दिल से सोचिए कि बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आप आनंद सर से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि ये आपका दिल, आप देखेंगे ये क्या बोले इसके बारे में, ये क्या है, ये आपका पार्टीशन है। मतलब पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब विभाजक रेखा है, अर्थात ये विभाजक है। ये क्या किया है, ये दिल को दो अलग अलग भागों में बांट दिया। ये क्या है, विभाजक है, दिल को अलग अलग दो भागों में बांट दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे एक भाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे एक भाल्व है और एक भाल्व यहाँ पे है। ये भाल्व है। भाल्व का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ से कुछ जैसे नल का में आप टैप लगाते हैं, नल खोले तो पानी गिरेगा, बंद कर दिए पानी नहीं गिरेगा। तो यही है, खून को ऊपर जाने आने का परमिशन देता है। इसको बोलते हैं, ये दोनों भाल्व है, इसका नाम है त्रिदलीय भाल्व। भाल्व को हिंदी में कहते हैं कपाट, त्रिदलीय कपाट, और ये है द्विदलीय कपाट। द्विदलीय कपाट ये क्या है, ये भाल्व है, दो गो भाल्व लगा हुआ है। ये क्या है, ये दो गो भाल्व लगा हुआ है। एक है त्रिदलीय कपाट और एक क्या है, एक है द्विदलीय कपाट। ओके, आप देखेंगे इसका मतलब दिल कैसे पता चलेगा, जब हम ऐसे खड़ा होंगे। अब देखिए दाहिना हाथ इस साइड, बायां हाथ इस साइड, इसका मतलब ये दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ है। इसका मतलब ये दायां दिल है, मतलब ये राइट हार्ट है। क्या आपको नीचे तक फिगर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ये जो है ये दायां दिल है, दिल का मामला है आज, ये दायां दिल है। और ये क्या है, बायां दिल है। आज दिल का मामला है, आप दिल से सोचेंगे ये बायां दिल है। और दिल से सोच के आप ये तय करिए, आज दिल से सोचने पे मजबूर आप इसलिए हैं क्योंकि आज आपको हम ये कहना चाहते हैं कि आप दिल से सोच करके
दिल से सोचना इसीलिए आपको पड़ेगा क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सरकार के हाथ में इस प्रकार से जकड़ा चला गया है कि सभी युवाओं को त्रस्त कर दिया है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है मेरा, आप सभी छोटे प्यारे बच्चे से, मेरे प्यारे भाई बहन से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि आने वाले समय में आप सभी बच्चों की सरकार बने। आप सभी केंद्र में जाइए, आप सभी राज्य में जाइए, आप सभी लोग MP MLA बनिए, आप सभी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनिए, आप सभी लोग बड़े बड़े नेता बनिए, ताकि हमारे देश को रियल में युवा नेता बने। सर जो भी नेता है सब कहने के लिए ईमानदार है, सबके पीछे एक झोली बंधा हुआ है, सब उसी में अपने आने वाले पुश्तों के लिए उसमें चोरी छिपे जमा करना चाहता है। आप किसी को यहाँ पे अच्छा नहीं कह सकते, सब में जंग लगा हुआ है। कोई भी अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो BJP की सरकार हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी देश के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होता तो आज युवा को इतना दुख नहीं झेलना पड़ता, इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। प्लीज़, तो हम लोग क्या बोले, इसीलिए बोले ये दायां दिल है। आज दिल की बात करना पड़ेगा आपको, ये बायां दिल है। ये जो ऊपर का भाग है इसको बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। और जो नीचे का भाग है इसको बोलते हैं नीलय। ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? अलिंद। नीचे के भाग को क्या बोलते हैं? नीलय। तो ये जो भाग है इसका नाम है दायां अलिंद। क्या बोलेंगे? दायां अलिंद। और इसे क्या बोलेंगे? बोल तो जल्दी, क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बायां अलिंद। एक हो गया दायां अलिंद और एक क्या हो गया? बायां अलिंद। अब बोलो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेगा तुम दायां नीलय। इसे क्या बोलेगा? इसे तुम बोलेगा बायां नीलय। क्या बोल दिया? बायां नीलय। क्या बोल दिया आपने? बायां नीलय। ओके, क्या बोल दिया आपने? बायां नीलय। समझिएगा, क्या बोल दिया आपने? बायां नीलय। तो सबसे पहली बात क्या होता है, ये आपका हार्ट हो गया, ये बायां और ये हो गया, ये दायां और ये हो गया बायां। आप समझेंगे, ये जो दायां भाग है इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है। इसमें कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। और ये जो बायां भाग है इसमें हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त रहता है। बायां भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त और दायां भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त और बायां भाग में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। अब देखिए होता क्या है, अब एक नस है, एक ट्यूब है जिसका नाम है महाशिरा। क्या नाम है? महाशिरा। ये जो बना इसका क्या नाम है? इसका नाम है महाशिरा। इसका नाम क्या बोल रहे हैं हम? इसका नाम क्या बोल रहे हैं? इसका नाम बोल रहे हैं महाशिरा। इस महाशिरा से, ये जो महाशिरा है, इस महाशिरा से आपके पूरे बॉडी में जितना अशुद्ध रक्त है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, हार्मोन्स, अवशिष्ट पदार्थ मिला हुआ जो रक्त है, जो अशुद्ध रक्त है, उसमें जितने अवशिष्ट पदार्थ हैं सबको ये आपके पूरे शरीर से समेट के लेके आ रहा है। कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? कहाँ आ गया? दायां अलिंद में। दायां अलिंद में आपके शरीर का जो अशुद्ध रक्त था वो कहाँ आ गया? दायां अलिंद में। लाइन टू लाइन लिखिएगा, लाइन टू लाइन समझिएगा। ये महाशिरा से कौन आ गया? अशुद्ध रक्त। देखेंगे, शिरा उसको कहते हैं, आपको बताए थे, जिससे अशुद्ध रक्त बहता है। इसका दूसरा परिभाषा सुनिए। सर, जिस ट्यूब से ब्लड हृदय के तरफ आता है, जिस ट्यूब से ब्लड हृदय के तरफ आता है उसको हम लोग कहते हैं शिरा, और जिससे ब्लड बाहर जाता है उसको बोलते हैं धमनी। इस परिभाषा में जाके बायोलॉजी एक जगह फंस गया। क्या बोले? जिस ट्यूब से रक्त आता है उसको शिरा, और जिससे रक्त जाता है उसको धमनी। इसका मतलब जिससे अशुद्ध रक्त आता है उसको शिरा, जिससे शुद्ध रक्त जाता है उसे धमनी कहते हैं। अब ये क्या, ब्लड कहाँ चला गया? तो ब्लड आ गया दायां अलिंद में। अब इससे ब्लड क्या होता है? निकल करके जाता है कहाँ? बायां नीलय में। कहाँ चला गया? बायां नीलय में। अब क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है एक नली, यहाँ पे एक नली लगा हुआ है। बताइए ये कैसा ब्लड है? ये अशुद्ध रक्त है। ये कैसा रक्त है? ये आपका कैसा रक्त है? बताइए ना कैसा रक्त है? ये अशुद्ध रक्त है। अब क्या हुआ, महाशिरा से किस में आया? महाधमनी में आया। महाशिरा से वो जो ब्लड था वो कहाँ आया? तो आप क्या बोलेंगे? वो ये दायां नीलय में आया। यहाँ से ये क्या होता है, ये यहाँ से फिर बाहर निकलता है। यहाँ से फिर बाहर जो निकला, यहाँ से जो ये फिर बाहर निकला, जिस नली से बाहर निकलता है इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलेंगे?
फुफ्फुस धमनी। आप देखिए, हमने आपको कहा था धमनी से हमेशा शुद्ध, यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हमने कहा था धमनी से हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस, हमने धमनी से हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त बहता है। अब आपसे एक सवाल है, आपके मन में एगो कचरा डालते हैं। आप बोलेंगे सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन समस्या ये है जब महाशिरा से अशुद्ध रक्त आया, ये कैसा रक्त आ रहा है? ये भी अशुद्ध रक्त है। ये कैसा रक्त आया? ये भी कैसा है? अशुद्ध रक्त है। सबसे पहले आप बोलेंगे सर जब यहाँ से भी अशुद्ध रक्त आया और यहाँ से भी अशुद्ध रक्त निकल गया तो उसको दिल में, हृदय से गुजरने का जरूरत क्या था? सर सबसे पहली बात तो ये जानिए कि दिल खून तून साफ नहीं करता है। दिल जो है वो खून तून साफ नहीं करता है, उसका केवल काम है रक्त पर प्रेशर बनाना। ये जो अशुद्ध रक्त है ये किसके पास जाके शुद्ध होगा? ये जाके शुद्ध होगा फेफड़ा के पास। अर्थात अब जैसे कि मान लीजिए आपको पानी को छत पे पहुंचाना है, क्या करेंगे? अपने आप जाएगा नहीं, एक प्रेशर बना पड़ेगा। किससे? मोटर से। सर वही मोटर है हमारा दिल, वो क्या करेगा? जैसे ही खून इससे गुजरा, ये आप देखे होंगे कि दिल धक 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 करता है, धक 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 करता है, धक 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 करता है। उस धकधकी के द्वारा इस पर जब यहाँ से जब एंटर किया था रक्त का दाब बहुत कम था, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलेगा रक्त का दाब बढ़ जाएगा। अब ये कुदकल यहाँ से जो निकला है फुफ्फुस धमनी से, ये कुदकते हुए कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका फेफड़ा के पास। फेफड़ा में जो रक्त कोशिका है उसके बाद ये जाएगा ब्रीक में। सर किडनी में जाकर के ब्लड साफ होता है, इधर नहीं। अब ये क्या करेगा? जाकर के CO2 कहाँ छोड़ देगा? फेफड़ा में छोड़ देगा। तो ये जो अशुद्ध रक्त है ये पाइप कहाँ चल जाएगा? जाके फेफड़ा में। फेफड़ा में जाकर के ये CO2, इसके अशुद्ध होने का कारण क्या है? इसके पास कौन चीज़ है? CO2 है। तो ये CO2 छोड़ने कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। तो ये रक्त जाएगा फेफड़ा में, वहाँ जाकर के CO2 छोड़ देगा, O2 ले लेगा। क्या करेगा? बोलना क्या करेगा? वहाँ जाके ये क्या करेगा? CO2 छोड़ देगा, क्या ले लेगा? O2 ले लेगा। अब जैसे ही O2 लिया, अब वो शुद्ध हुआ, क्या शुद्ध हुआ? अब वो शुद्ध हो गया। अब वो क्या करेगा? वो शुद्ध रक्त, फिर समझिएगा, वो शुद्ध रक्त फेफड़ा से निकल करके आता है यहाँ, क्या नाम है? बोलना इसको, यहाँ आता है। क्या नाम है? बोलना इसको। इसका नाम है यहाँ इसमें आता है, मतलब बाएं अलिंद में आता है। अब फेफड़ा से जो ये रक्त कहाँ गया? फेफड़ा में जाकर के, आपको नहीं दिख रहा है क्या? तो बोलते नहीं हो भाई। हाँ दिख रहा है, फिर आप बोलते क्यों नहीं हो? बोलो बोलो, एकदम बोलो, सब लोग बोलिए। यहाँ से रक्त निकला, किसके पास गया? फेफड़ा में। जाकर के CO2 दे दिया, और वहाँ रक्त कोशिका में आपको पढ़ाए थे ब्रोंक्स, ब्रोंकियोल्स, रक्त कोशिका, जाके दे दिया। उधर से जो O2 आया था वो O2 श्वसन के द्वारा जो O2 आ रहा है वो O2 ले करके ये रक्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब यहाँ से ये जो एंटर किया है कौन रक्त होगा? शुद्ध रक्त। क्योंकि फिर कहते हैं दिल का काम रक्त शुद्ध नहीं करना होता है, दिल रक्त शुद्ध करता है फेफड़ा और किडनी, वो दोनों करता है। अब ये शुद्ध रक्त लिया, अब शुद्ध रक्त हो गया, तो इसमें शुद्ध मतलब क्या? इसमें O2 आ गया। ये O2 लेकर के कहाँ एंटर करेगा? ये एंटर करेगा बायां अलिंद में। कहाँ एंटर करेगा? बायां अलिंद में। बायां अलिंद से कहाँ चला जाएगा? बायां नीलय में। अब ये जो ट्यूब है, जो ट्यूब शुद्ध रक्त को लाया है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। हमने आपको कहा था शिरा से अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए ना, शिरा से अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा से शुद्ध रक्त बहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बेट हो करेगा एग्जाम में, तो टिक मार न मार आएगा। क्या बोले? शिरा से क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। लेकिन क्या बोल रहे हैं? फुफ्फुस शिरा से कैसा बहेगा? शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त जो है द्विदलीय कपाट से कहाँ चला जाएगा? बायां नीलय में चला जाएगा। कहाँ चला गया? बायां नीलय में चला जाएगा। और जब बायां नीलय में चला जाएगा तो उस बायां नीलय तक एक बायां नीलय तक एक पाइप जाता है। उस बायां नीलय तक एक पाइप जाता है, ये पाइप जाता है, और इसी पाइप से फिर ये सभी जो रक्त आया है, ये सभी रक्त ऐसे पलट के इससे होते हुए ये सभी रक्त इससे होते हुए बाहर निकल जाता है, और इसका नाम है महाधमनी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है महाधमनी। और इस प्रकार ये शुद्ध रक्त फिर कहाँ जाएगा? फिर जाएगा पूरे शरीर में घूम करके O2 सबको पहुंचा देगा। ये क्या किया? CO2 पकड़ के पूरे बॉडी से लाया, उसको साफ वाफ करके प्रेशर बढ़ा करके अब O2 उसमें डाल करके फिर क्या किया? उसको शरीर की तरफ भेज दिया। यही काम है किसका? दिल का। यही काम है आपके दिल का। अब ये जो आपका दिल है, ये दिल क्या करता है? ब्लड को अपने अंदर लेता है। अब बताइए
एक चक्र में कितनी बार ब्लड गुजरता है दिल से? 2 बार। देखिए ना, 2 बार गुजरता है, एक बार दायां अलिंद से और एक बार गुजरता है दायां बायां अलिंद और बायां निलय से। और इस प्रकार पूरा का पूरा चक्र क्या होगा? पूरा होता है। ये जो हृदय है इसके अंदर में 4 गो चैम्बर है। देखिए ना, 4 चैम्बर है, 2 गो अलिंद का और 2 गो निलय का। इस प्रकार से रक्त, अब देखेंगे अब क्या होता है, दिल आपका धड़कता है। आप सुने होंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य का दिल 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य का दिल जो है वो 1 मिनट में कितनी बार? 70 से 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय। तो 70 से कितनी बार? 70 से 72 बार धड़कता है किसका? एक स्वस्थ। लेकिन अगर आप कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, यदि एक्सरसाइज कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपका ये 150 से 100 तक धड़क सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे स्वस्थ शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है, स्वस्थ शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो 85 ml पर kg होता है। यदि आपका वजन 1 kg है तो आपके शरीर में 85 ml ब्लड होगा। 1 kg है तो 85 ml, 2 kg है तो 2 गुना 85, 3 kg है 3 गुना 85, 70 kg अगर आपका वजन है तो 70 गुना 85 ml। और ml में जब 1000 से भाग करेंगे तो वो लीटर में बदल जाएगा। और कहता है आपका फिजिक्स, साइंस कहता है आपका, किसी भी स्वस्थ मनुष्य में 6 लीटर से 7 लीटर 6 लीटर से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है। 6 लीटर से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है। 6 लीटर। और ब्लड जाके साफ कहाँ होता है? वो होता है किडनी में। ठीक है, कभी कभी अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है, वो हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में, तो उसको डायलिसिस करना पड़ता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि मनुष्य का हृदय धक 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 कर रहा है। ठीक है, वो क्या होता है? वो आपका हमेशा वाइब्रेट करते रहता है। कितनी बार? 70 से 72 बार। आप 70 ही मान के चलो, 70 बार धड़कता है। ये धड़कन कौन प्रदान करता है? ये धड़कन कौन प्रदान करता है? तो कहा गया कि इस हृदय के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो दिल को, मतलब हृदय को एक पेस्म प्रदान करता है। क्या बोल रहे हैं? एक पेस्म प्रदान करता है। एक क्या प्रदान करता है? पेस्म प्रदान करता है। पेस्म, पेस्म का मतलब होता है एक, जैसे कि आप सुने होंगे कि मोटरसाइकिल में एक प्लग लगा हो, जिसको हम लोग प्लग कहते हैं। वो क्या होता है? जब सेल्फ लेते हैं या किक मारते हैं तो वो पेट्रोल को जलाने में मदद करता है, एक चिंगारी देता है। सर वही चिंगारी है पेस्म, उसी चिंगारी को बोलते हैं पेस्म। मतलब ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करके दिल को धड़कने की पे मजबूर करता है, उसको धड़कने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी सुनेंगे किसी का दिल खराब हो गया, उसका धड़कन रुक गया, हार्ट अटैक आ गया, तो उसके शरीर में वही जो पेस्म है वो खराब हो जाता है। उस पेस्म को तब हम लोग क्या करते हैं? बाहर से पेस्म बना के हृदय का थोड़ा सा शल्य करके, चिकित्सा करके, फाड़ के, ऑपरेशन करके उसके अंदर में फिट किया जाता है। और उस मशीन का नाम है पेस मेकर। उसका क्या नाम है? पेस मेकर। पेस मेकर क्या है? पेस मेकर एक ऐसा आर्टिफिशियल मशीन है जो हमारे दिल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करता है, जो हमारे दिल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करता है, विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, जिस ऊर्जा की मदद से हमारा दिल धड़कना फिर से शुरू कर देता है। फिर से आप देखे होंगे किसी का हार्ट अटैक आता है, आप फिल्म सब में देखे होंगे, या किसी अगर ऐसा रियल में देखे होंगे, आप उसको शॉक देता है, आयरन का शॉक देता है। देखोगे कि चेस्ट पे से दबा रहा है, शॉक दे रहा है। वो शॉक क्या है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक शॉक देता है। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके दिल के धड़कन को फिर से जागृत कर देता है, फिर से दिल उसका धड़कना शुरू हो जाता है, और वो इंसान जिंदा होने का संभावना बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही है, वही है पेस मेकर। अब हमारा दिल क्या है? वो धड़क रहा है। अब हमारे दिल में 2 बातें होती है, वो धड़कन 2 प्रकार का होता है। क्या क्या? जरा देखिएगा। वो जो धड़कन है वो धड़कन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना, समझिएगा अच्छे से। और एक होता है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है फैलना। देखिए 2 बात है। क्या बोले? सिस्टोल और डायस्टोल। हम जो शरीर धड़कता है उसमें 2 चीज होता है, सिकुड़ना, फैलना। सिकुड़ना, फैलना। सिकुड़ने को बोलते हैं, सिकुड़ने को बोलते हैं सिस्टोल, और फैलने को बोलते हैं डायस्टोल। मान लीजिए आप फुकना को दबाते हैं तो उसके अंदर का दाब क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये जब सिस्टोल होता है, जब हृदय सिकुड़ता है तो अंदर का दाब बढ़ता है। समझिए अच्छे से।
जब हृदय सिकुड़ता है तो अंदर का दाब बढ़ता है। उस दाब बढ़ने की वजह से जो आपका हृदय के अंदर जो रक्त है उसका दाब बढ़ता है, और जैसे ही दाब बढ़ेगा वो जो रक्त है वो पूरे शरीर में आसानी से तुरंत फैल जाता है। अब क्या होता है देखेंगे, तो जब दबेगा सिस्टोल होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जब वो फैलेगा मतलब डायस्टोल होगा तो प्रेशर घटेगा। जैसे डायस्टोल होता है अंदर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर अधिक, सारा ब्लड हृदय में प्रवेश कर जाता है। तो ये जो दो चीज़ है, एक है सिस्टोल एक है डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, धक 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 धक, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये दो चीज़ हो रहा है। सिस्टोल का मतलब होता है हृदय का सिकुड़ना, डायस्टोल का मतलब फैलना। जब सिकुड़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो रक्त क्या होगा, हृदय से बाहर जाएगा। सिस्टोल के समय रक्त क्या होगा, हृदय से बाहर जाएगा। डायस्टोल के समय क्या होगा, रक्त जो है वो हृदय के अंदर आएगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक, ये जो आपका सिस्टोलिक है उस प्रेशर का वैल्यू होता है जी। तो यहाँ पे सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है उसका मान होता है 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, पारे का दाब है। और जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 मिलीमीटर ऑफ Hg। इस दोनों को जब कैंसिल कर दे तो ये क्या बन गया, 120/80। इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। 120/80 मतलब एक स्वस्थ मनुष्य का जो प्रेशर होगा वो होगा 120/80। और ब्लड प्रेशर मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम होता है एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मो, जिसके द्वारा बीपी मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, रक्त दाब को मापते हैं, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर। और इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम लोग रोकते हैं क्योंकि लाइट चली गई है। आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।